अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि फ्यूचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। उसमें हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिसिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, मेमोरी होती है, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होती है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स वायर lymphocytes आर फॉर्मड, वायर lymphocytes आर मैच्योर्ड, ठीक है ना, एंड वायर lymphocytes आर प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड एज द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। उसमें फिर हमने देखा था कि दो टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है ना। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या होते हैं, वहाँ पे मैच्योरेशन होती है बी सेल्स टी सेल्स की, एंड जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं वहाँ पे वो फिर आफ्टर द मैच्योरेशन इन द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो फिर वहाँ पे पहुँचते हैं, कहाँ पे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मोस्टली हमारे पास चार टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो चार टाइप, उसमें चार टाइप्स है, हमें उसमें चार टाइप्स है। जो एक्टिव इम्यूनिटी है, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो एक्टिव इम्यूनिटी, पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये एक इंसान की अपनी इम्यूनिटी होती है। इसमें इंसान की जो सेल्स होती है वही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, वही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, एंड वो एंटीबॉडीज फिर फाइट करते हैं विद द एंटीजन। इस जिसको एक्टिव इम्यूनिटी होती है, जिसको अपनी इम्यूनिटी होती है, उसको किसी की एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद एंटीबॉडीज़ बनाता है, इसके सेल्स खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो करते हैं, एंड वो फिर फाइट करते हैं विद द एंटीजन। इसी तरह मैंने आपको बोला था कि पेशिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है, ये इंसान की अपनी इम्यूनिटी नहीं होती। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं, आर्टिफिशियली एडमिनिस्टर करते हैं एंटीबॉडीज़ एडमिनिस्टर करते हैं इनटू द बॉडी, एंड फिर यही आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ फिर वो एंटीजन के खिलाफ फाइट करते हैं। अब आपको पता है एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पेसिव इम्यूनिटी क्या होती है। अब पहला टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी तो ये है, ठीक है ना, इसकी अपनी एंटीबॉडीज है, बट यहाँ पे टर्म है नेचुरली एक्वायर्ड। इसने नेचुरली एक्वायर किया है क्या, एंटीबॉडीज। देखो, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ये इसमें क्या होता है, ये वो टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जिसमें एक पर्सन नेचुरली डेवलप करता है एंटीबॉडीज। किससे नेचुरली डेवलप करता है एंटीबॉडीज? बाय एक्सपोजिंग टू द एंटीजन्स, बाय एक्सपोजिंग टू वेरियस डिजीज। देखो, हमारे पास एक इंडिविजुअल है, हमारे पास एक इंडिविजुअल है, इसका नाम है ए इंडिविजुअल हमारे पास है, ठीक है ना। डे बाय डे जब मतलब टाइम स्पेंड होता है इसका, जब ए इंडिविजुअल टाइम स्पेंड करता है अपनी कम्युनिटी में, डे बाय डे ये मतलब अपनी लाइफ गुजारता है, ठीक है ना। बट कभी कभार इसको डिजीज़ भी होती है, कभी कभार इसके सामने एंटीजन भी आता है, पैथोजन भी आता है, ठीक है ना। ये फिर बीमार होता है। जब ये बीमार होता है, बीमारी के बाद इसको रिलीफ भी मिलता है, ठीक है ना। जब ये बीमार होता है फिर ये ठीक भी होता है। जब ये ठीक हो गया, इसने इस बीमारी के लिए क्या किया, इसने इस बीमारी के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज अंदर से डेवलप किए, एंड उससे क्या हो गया, उससे ये ठीक हो गया। गाइज, मैंने आपको ये बोला कि हमारे पास एक इंडिविजुअल है, वो अपनी लाइफ गुजारता है। कभी कभार इसके लाइफ में कुछ डिजीज़ भी होती है, कभी कभार इसके बॉडी में पैथोजन्स भी जाते हैं, ये बीमार होता है, बीमारी के बाद ये ठीक भी होता है। ठीक कैसे हो गया, क्योंकि इसने एंटीबॉडीज़ अंदर से डेवलप किए। वो कैसे इसने डेवलप किए, वो ऐसे इसने डेवलप किए जब इसको डिजीज़ हुई। डिजीज़ कैसे हुई, वो नेचुरली हुई, इसीलिए उसको नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एक पर्सन को एक्सपोज होता है टू वेरियस एंटीजन्स विद टाइम, डे बाय डे एक इंसान फेस करता है विद लॉट ऑफ द एंटीजन्स, विद लॉट ऑफ द पैथोजन्स। जब ये बीमार होता है फिर ये ठीक भी होता है, सो इसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इसको डिजीज़ होगी, इस डिजीज़ के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगे। अगर इस डिजीज़ के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगे, इसको हम
नाम देते हैं नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि इसने नेचुरली एंटीबॉडीज़ इसके बॉडी में बन गए। नेचुरली मतलब क्यों, इसको डिजीज़ होगी, वो डिजीज़ किसने की, वो नेचुरली इसको होगी, ठीक है ना। जब नेचुरली इसको डिजीज़ होगी उसके बाद इसने एंटीबॉडीज़ स्टार्ट किए, एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट किए। जब एंटीबॉडीज़ बन गए तो जब इसकी अपनी बॉडी ने खुद इसके बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाए, इसीलिए इसको हम देते हैं नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एंड दूसरा टाइप ये है कि नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जब एक इंसान को अपनी एंटीबॉडीज़ नहीं होती। पैसिव इम्यूनिटी में जब हम क्या करते हैं, जब हम आउटसाइड एडमिनिस्टर करते हैं एंटीबॉडीज़। बट यहाँ पे बात ये है कि एंटीबॉडीज़ इसकी अपनी नहीं होती। पैसिव इम्यूनिटी में आप ये याद रखो कि पैसिव इम्यूनिटी जिसको होती है इसको अपनी एंटीबॉडीज़ नहीं होती, अपनी एंटीबॉडीज़ नहीं होती। अब नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, अब पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी में हम एंटीबॉडीज़ एडमिनिस्टर करते हैं। बट अगर नेचुरली देखो, पैसिव इम्यूनिटी में हम यही से एडमिनिस्टर करते हैं एंटीबॉडीज, बट वो हो गए आर्टिफिशियली, क्योंकि हमने आर्टिफिशियली इसको एडमिनिस्टर किए, वो हो गई आर्टिफिशियली, वो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है। बट यहाँ पे नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है। ये कैसे होगी, ये ऐसे होता है कि जब फीटस होता है, जब एक फीटस होता है, फीटस को क्या होता है, फीटस को माँ से उसको ट्रांसफ़र होते हैं एंटीबॉडीज़, उसको ट्रांसफ़र होते हैं एंटीबॉडीज़। नेचुरली उसको एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होते हैं माँ से थ्रू द प्लेसेंटा। एंड आपको पता है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग दिया जाता है, ठीक है ना, दिया जाता है, उसको उस टाइम भी एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होते हैं, कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं। गो इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि इसको नेचुरली मिल गई एंटीबॉडीज़, इसको नेचुरली मिल गई एंटीबॉडीज़, मगर इसको अपनी एंटीबॉडीज़ नहीं थी, इसको नेचुरली मिल गई अपनी एंटीबॉडीज़, बट अपनी एंटीबॉडीज़ नहीं मिल गई, किसी और की एंटीबॉडीज़ मिल गई। जब किसी और की एंटीबॉडीज़ मिलती है, जब किसी और की एंटीबॉडीज़ बॉडी में होते हैं, तो उस इम्यूनिटी को क्या नाम देते हैं हम, पैसिव इम्यूनिटी। बट अगर नेचुरली किसी को मिल गई तो हम उसको कहेंगे नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। अब हमारे पास दूसरी है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी आपको पता है कि जब एक इंसान को अपनी एंटीबॉडीज़ होती है, बट यहाँ पे आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होती है। यहाँ पे क्या करते हैं, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में ये आप याद रखो कि हम आर्टिफिशियली एडमिनिस्टर करते हैं, आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं एंटीजन्स, नॉट द एंटीबॉडीज़, ये याद रखना। एक्टिव इम्यूनिटी में हम एंटीजन्स, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीजन्स हम एडमिनिस्टर करते हैं, नॉट एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ हम पैसिव इम्यूनिटी में हम डालते हैं, ठीक है ना, पैसिव इम्यूनिटी में वो एडमिनिस्टर होते हैं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हम एंटीजन, डायरेक्टली एंटीजन डालते हैं, ठीक है ना। डेड या वीकनेड एंटीजन अगर होगा वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, फिर वही लड़ता है अगेंस्ट द एंटीजन। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, ये आपको पता है कि आर्टिफिशियली हम इंट्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ नॉट एंटीजन, एंटीबॉडीज़ एडमिनिस्टर करते हैं, तो इसका नाम है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब दूसरी क्लासिफिकेशन है हमारे पास, ठीक है ना। अब दूसरी क्लासिफिकेशन है हमारे पास, एक है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड दूसरी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम, दूसरी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है, इसका दूसरा नाम हम देते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे एंटीबॉडीज रिलीज होती है, वही फाइट करते हैं विद द एंटीजन, क्योंकि एंटीबॉडी मीडिएटेड, इस इम्यूनिटी को एंटीबॉडी मीडिएट करता है, एंटीबॉडी स्टार्ट करता है। यहाँ पे आप याद रखो कि जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होगा या ह्यूमरल इम्यूनिटी होगा, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक इंसान एंटीबॉडीज रिलीज करता है, वो फिर फाइट करते हैं विद द पैथोजन। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बी सेल्स का रोल होता है। जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है या ह्यूमरल इम्यूनिटी है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज रिलीज होते हैं, वही फाइट करते हैं विद द पैथोजन, ठीक है ना, वही फाइट करते हैं विद द पैथोजन या फॉरिन एंटीजन।
एंड यहाँ पे बी सेल्स होते हैं, यहाँ पे बी सेल्स होते हैं। बी सेल्स हमारे पास दो टाइप्स की होते हैं, प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स का हम दूसरा नाम देते हैं इफेक्टर सेल्स, ठीक है ना। प्लाज्मा सेल्स या इफेक्टर सेल्स ये क्या होते हैं, इनका लाइफ स्पेन होता है 4 to 5 डेज, 4 to 5 डेज इनका लाइफ स्पेन है। ड्यूरिंग दियर लाइफ स्पेन इन 4 to 5 डेज में ये क्या करते हैं, इन 4 to 5 डेज में ये सिर्फ रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज, ये रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज कंटिन्यूसली। जो इनका लाइफ टाइम है, ड्यूरिंग दियर होल लाइफ टाइम 4 to 5 डेज ये कंटिन्यूसली रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज। इनकी काम होती है एंटीबॉडीज रिलीज करना, प्लाज्मा सेल्स या इफेक्टर सेल। एंड दूसरी हमारे पास है मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी बी सेल्स आपको पता है कि ये रिकॉग्नाइज करेंगे अगर कोई एंटीजन आ गया पहले टाइम, मतलब पहली एंट्री है किसी एंटीजन को बॉडी में, यहाँ पे मेमोरी बी सेल्स क्या करेंगे, मेमोरी बी सेल्स इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको याद रखेंगे कि ये कैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा था, इसकी मतलब एंटीजेनिसिटी क्या थी, या ये कैसे मतलब इन्फेक्ट करेगा, मतलब इसके खिलाफ कौन सा एक्शन लेना है, इसको कैसा रेस्पॉन्स देना है, ठीक है ना। ये कहाँ पे हमें ये मेमोरी सेल्स के पास में ये मेमोरी सेल्स के मतलब काम होती है, ठीक है ना। जब मतलब एंट्री होगी किसकी, जब एंट्री होगी किसकी, मतलब इसी एंटीजन की, किसी एंटीजन ने पहली बार एंट्री मारी है बॉडी में, अब ये दूसरी टाइम आएगा, जब दूसरी टाइम ये आएगा रेस्पॉन्स देने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसने इसको पहले ही रिकॉग्नाइज किया, इसने इसको पहले ही याद रखा कि ये पहले आया था, इसको याद आएगा कि ये पहले आया था, मेरे पास मेमोरी है, मुझे ये करना है, ये करना है, तो रेस्पॉन्स जल्दी जल्दी होगा। ये आप याद रखो, यहाँ पे भी ये आप याद रखो कि जब एंटीजन बॉडी में आता है तो जो पहला रेस्पॉन्स है बॉडी का, जो हमारी बॉडी पहला रेस्पॉन्स देते हैं टुवर्ड्स दैट एंटीजन, उसको हम कहते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। उस प्राइमरी रेस्पॉन्स को थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमें मतलब हमारी बॉडी को एनकाउंटर हुआ इस एंटीजन के खिलाफ पहले टाइम, मतलब पहला टाइम है कि जब हमारी बॉडी ने इस एंटीजन को देखा। जब एंटीजन पहली बार आएगा तो हमारी बॉडी थोड़ा सा मतलब इसको मतलब देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी एंटीजेनिसिटी कैसी है, इसको कैसे मतलब हमें मतलब हराना है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। बट अगर ये दूसरी टाइम आएगा, अगर यही एंटीजन दूसरी टाइम आएगा, जब उस टाइम हमारी बॉडी एक रेस्पॉन्स देती है, उसका नाम है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। सेकेंडरी रेस्पॉन्स का दूसरा नाम हम देते हैं इम्यूनिस्टिक रेस्पॉन्स, ठीक है ना, इम्यूनिस्टिक रेस्पॉन्स। जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स ये बहुत तेज़ होता है, ये फास्ट होता है। क्योंकि फास्ट क्यों होता है, क्योंकि ये जो एंटीजन है ये पहले हमारी बॉडी में आया था, हमारी बॉडी इसको जानती है, हमारी बॉडी को पता है कि इसके खिलाफ कैसे काम करने, तो ये जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स देगा, तो इसका हम सेकेंडरी रेस्पॉन्स नाम देते हैं। अब है हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है ना। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में मतलब नाम से ही पता चलता है कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ रिलीज नहीं होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एंटीबॉडीज़ का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे सेल्स होते हैं, वही फाइट करते हैं विद द एंटीजन, इसीलिए इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। यहाँ पे टी सेल्स का रोल होता है। टी सेल्स हैव फॉलोइंग टाइप्स, टी सेल्स आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है ना। पहले हेल्पर टी सेल्स मोस्टली इनका मतलब डायरेक्टली रोल इम्यूनिटी में नहीं होता है, डायरेक्टली रोल इनका इम्यूनिटी में नहीं होता, बट ये क्या करते हैं, एंड ये भी याद रखो कि ज़्यादा नंबर में हेल्पर टी सेल्स होते हैं, एंड इनकी डायरेक्ट रोल इम्यूनिटी में नहीं होता है। इनको क्या करना होता है, इनको मतलब ये बाकी इम्यून कंपोनेंट जो है उनको स्टिमुलेट करना, ये हेल्पर टी सेल की काम होती है। ये बी सेल्स को स्टिमुलेट करता है, उसको बोलता है कि आप रिलीज करवाओ एंटीबॉडीज, ठीक है ना। बी सेल्स मतलब क्या, बी सेल्स के प्लाज्मा सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। प्लाज्मा सेल्स मैंने आपको पहले ही बोला, प्लाज्मा सेल्स जिनका हम दूसरा नाम देते हैं इफेक्टर सेल्स या प्लाज्मा सेल्स की क्या काम होती है, टू रिलीज द एंटीबॉडीज। उस प्लाज्मा सेल को यही स्टिमुलेट करते हैं हेल्पर टी सेल्स। मैंने आपको बोला कि ये इसको डायरेक्ट रोल इम्यूनिटी में नहीं होता, बल्कि जो इम्यून कंपोनेंट्स है, जो इम्यून सेल्स है, उनको स्टिमुलेट करना इसकी काम होती है। ये मोस्ट इन नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स या किलर टी सेल्स जिनको हम कहते हैं, ये भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ टी सेल्स होते हैं। ये डायरेक्टली एनगल्फ करते हैं, ये डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीजन को।
जो भी एंटीजन आएगा इनके सामने ये डायरेक्टली एनगल्फ करेगा, ये डायरेक्टली किल करेगा एंटीजन को। इसको एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ये साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल्स है। और तीसरी है सप्रेसर टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल्स से आप याद रखो कि जब ऑटो इम्यूनिटी होते हैं, जब इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी को ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी अपनी कौन है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे सप्रेसर टी सेल्स होती है। सप्रेसर टी सेल्स की क्या काम करती है? इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना। जब ऑटो इम्यूनिटी होगी तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना सप्रेसर टी सेल की काम होती है। फिर मेमोरी टी सेल्स, आपको पता है मेमोरी टी सेल्स क्या करेगी। अब हमारे पास है कुछ टर्मिनोलॉजी, आप याद रखिए। इसमें पहला है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी होती है जब एक कम्युनिटी हमारे पास होगी, उसकी ओवरऑल इम्यूनिटी क्या होगी, उस कम्युनिटी की ओवरऑल इम्यूनिटी क्या होगी, उसका हम नाम देते हैं हेरिड इम्यूनिटी। ये भी आप याद रखो कि अब अगर हेरिड इम्यूनिटी लो होगी, ठीक है ना, अगर हेरिड इम्यूनिटी लो होगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एपिडेमिक्स का रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि एपिडेमिक्स का रिस्क इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि जो ज़्यादा नंबर है, जो कम्युनिटी है उसमें इम्यूनिटी वीक है, जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो ज़्यादा इंडिविजुअल्स है उनकी इम्यूनिटी वीक है, इसीलिए एपिडेमिक्स का रिस्क हाई होता है। इसी तरह लोकल इम्यूनिटी है। लोकल इम्यूनिटी हम उसको बोलते हैं कि वो इम्यूनिटी मतलब किसी एक जगह की इम्यूनिटी को लोकल इम्यूनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्टली हम टर्म देते हैं किसको? जहाँ पे इन्वेजन होता है, जहाँ से बैक्टीरियल पैथोजन इन्वेड होते हैं बॉडी में, एंड जहाँ पे इनकी डिवीजन होती है उस जगह की, जहाँ से ये इन्वेजन इनका हो गया एंड जहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया है, उस जगह की इम्यूनिटी क्या होगी उसको हम देते हैं लोकल इम्यूनिटी। इसी तरह एडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है जब हम इंजेक्ट करते हैं, जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स, जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे कॉम्पिटेंट लिम्फोसाइट्स एक इंडिविजुअल में, तो इसको हम देते हैं नाम एडॉप्टिव इम्यूनिटी। इस एडॉप्टिव इम्यूनिटी से क्या होगा? जब हम लिम्फोसाइट्स इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी में तो ये लिम्फोसाइट्स काम करेगा एज एन इम्यून कंपोनेंट, ठीक है ना। इसको हम देते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी। जब हम लिम्फोसाइट्स लाते हैं, कुछ लिम्फोसाइट्स लाते हैं, कॉम्पिटेंट लिम्फोसाइट्स, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट लिम्फोसाइट्स जब हम लाते हैं, एक्सट्रैक्ट लाते हैं, इस एक्सट्रैक्ट का हम नाम देते हैं ट्रांसफ़र फैक्टर। यही फिर हम इंसान में डालते हैं, एक इंडिविजुअल में डालते हैं, उसमें एक इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसका नाम है एडॉप्टिव इम्यूनिटी। थैंक यू गाइज, एंड मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वहाँ पे हम देखेंगे कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंड आफ्टर दैट हम जाएंगे एंटीजन के पास, ठीक है ना। थैंक यू, बाय, गुड बाय।